नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी हार बढ़ी बहस छिड़ी। जी हां, छिंदवाड़ा की हार पर अब बहस छिड़ गई है। कमलनाथ कह रहे हैं कि जनता बहक गई, तो बीजेपी कह रही है कि 45 साल से जिस जनता ने कांग्रेस को साथ दिया उसके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। लेकिन कमलनाथ को ऐसा क्यों लग रहा है कि जनता बहक गई? उनके इस बयान के मायने क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं? खैर, वजह जो भी हो, लेकिन छिंदवाड़ा में हुए इस बदलाव ने बड़ा संदेश दिया है। इसलिए अब सवाल कई उठ रहे हैं कि जनता बहकी या फिर बीजेपी की रणनीति भारी पड़ी। आखिर छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ का साथ क्यों छोड़ दिया? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जनता बहक गई, जनता बहक गई। तो सुना आपने कमलनाथ छिंदवाड़ा की जनता के लिए क्या कह रहे हैं। कई दशकों तक जिस जनता ने कांग्रेस को सर आंखों पर रखा, अब जब यहाँ बदलाव हुआ तो कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं कि छिंदवाड़ा की जनता बहक गई, इसलिए उन्हें ये सीट गंवानी पड़ी। बीजेपी ने जनता को गुमराह कर उनसे ये सीट छीन ली। लेकिन सवाल तो ये है कि कांग्रेस के इस किले में बीजेपी ने सेंध कैसे लगा दी और चुनाव के वक्त कमलनाथ के करीबी क्यों उनका साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए। खैर, कमलनाथ को तो इस हार के पीछे धन बल भी नजर आ रहा है। ये पूरा प्रशासन का उपयोग, पैसे का उपयोग, दुरुपयोग, सब छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े पैसे देना, यही इनका कारण था। जनता बहक गई। अब कमलनाथ ने जैसे ही बीजेपी पर बहकाने का आरोप लगाया तो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में संग्राम छिड़ गया। सबसे पहले बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि जिस छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ को 45 वर्षों तक सिर पर बिठाए रखा, उसने आज आईना दिखाया तो कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की जनता बहक गई। उन्होंने कमलनाथ पर छिंदवाड़ा की जनता के बारे में बेहुदी टिप्पणी करने का आरोप लगाया। तो इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पीयूष बबेले ने भी पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि सलूजा, कुछ तो शर्म कीजिए। जिन कमलनाथ के बारे में आप बदजुबानी कर रहे हैं, उन्हीं के पांव पकड़कर राजनीति में आगे बढ़े हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने कमलनाथ के बयान पर हमले तेज कर दिए हैं। देखिए, छिंदवाड़ा के परिणाम के बाद कमलनाथ जी का जिस तरह का बयान आया, बेहद बेहुदी टिप्पणी उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता के ऊपर कही। जिस छिंदवाड़ा की जनता को अपना परिवार मानते थे और कहते थे अंतिम सांस तक सेवा करूंगा, अब उस जनता के बारे में कह रहे हैं कि जनता बहक गई है। छोटे छोटे लोगों को पैसे देकर खरीद लिया गया। अभी भी छिंदवाड़ा के लोगों को छोटा छोटा लोग बता रहे, अभी भी छिंदवाड़ा के लोगों को बड़ा नहीं मानते, अभी भी उनको छोटे छोटे लोग बता रहे। बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी उनकी। जिस छिंदवाड़ा की जनता ने 45 वर्षों तक उनको, उनकी पत्नी को, उनके पुत्र को जिताया, अब पहली बार उन्होंने सच्चाई दिखा दी, उनको आईना दिखा दिया, घर बैठा दिया, जमीन पर ला दिया, तो वो जनता के बारे में कह रहे हैं कि जनता बहक गई। छिंदवाड़ा प्रदेश की सबसे हॉट सीट में शुमार है। अब भले ही कमलनाथ ये कहें कि जनता बहक गई, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस की हार के कई कारण हैं। पहला तो ये कि कमलनाथ अपने स्थानीय नेताओं को एकजुट नहीं रख पाए। नकुलनाथ की हार में दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी का लगातार प्रयास। कई सालों से बीजेपी ने छिंदवाड़ा को लेकर रणनीति बनाकर और जिम्मेदारी देकर यहां संगठन से लेकर कार्यकर्ता तक को जोड़े रखा। स्थानीय नेता विवेक साहू बंटी को ही अपना चेहरा बनाया। तीसरा फैक्टर ये रहा कि जब जनता नकुलनाथ से नहीं मिल सकी तो बंटी साहू ने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। लिहाजा बीजेपी की कोशिशें जीत में तब्दील हो गई। कांग्रेस को अपना किला गंवाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और अशोक शुक्ला। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे।
वैसे चुनाव से पहले तो बहकते हुए कमलनाथ दिखे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं परिणाम के बाद कि छिंदवाड़ा की जनता बहक गई थी। इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए ब्रजेश जी, बड़े नेताओं को संयमित भाषा में बात करने का उनका स्वभाव रहता है, लेकिन हार ऐसी चीज होती है जो भाषा में बदलाव भी ला देती है, गिरावट भी ला देती है, परिवर्तन भी ला देती है। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी जितना अनुभव कम इस समय देश की राजनीति में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, तो उनका जो अनुभव भी छिंदवाड़ा को नहीं बचा पाया, उनका परिश्रम भी नहीं बचा पाया, तो ये मानना पड़ेगा कि जनता को ये ध्यान में आ गया कि इस समय किसके साथ रहने में ज्यादा फायदा है। दूसरी बात यह है कि चूंकि कमलनाथ जी जिस राजनीतिक पैटर्न से काम करते थे, वही राजनीतिक पैटर्न जो है छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनाया है। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में क्या करते थे कि भाजपा के लोगों को प्रेशर से, पैसे से, अन्य प्रभाव से, जैसे भी हो, और वो अपने फेवर में चुनाव के समय कर लेते थे। मैंने आपके चैनल पर ये किस्सा सुनाया भी था। तो इससे ये लगता था कि भाई आखिरी टाइम पर मतदान कराने के टाइम, मतदान के 2-3 दिन पहले के बाद जो भाजपा का मूल लीडरशिप वहां होती थी एक जमाने में, वो बैक कर जाती थी और जो कैंडिडेट था वो चुनाव हार जाता था। कई बार तो कैंडिडेट ही बैक कर जाता था। बिल्कुल। तो वो कैंडिडेट खड़ा तो रहता था, लेकिन वो चुनाव में बहुत ज्यादा कोई जोर आजमाइश नहीं करता था, और इस तरह से लगातार ये जीतते रहे। छिंदवाड़ा का यदि हम इतिहास देखते हैं तो एक बार भी आम चुनाव में एक बार भी छिंदवाड़ा को कोई जीत नहीं पाया। जब से 1952 में इसका गठन हुआ, उसके बाद से गार्गी शंकर मिश्र जी और अन्य लोग जीतते रहे। जब 77 में जीते तो कमलनाथ जी को फिर यहाँ जो है इंदिरा जी ने उतारा और वो लगातार जीतते रहे। सुंदरलाल पटवा जी एक बार उपचुनाव में जीते हैं, यहाँ आम चुनाव में नहीं जीते। तो वो भी जो है कमलनाथ जी ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया परिस्थितिवश, और बाद में जो है उन्होंने खुद उनको इस्तीफा दिला करके उपचुनाव लड़ा और वो हार गए। तो इस प्रकार की स्थिति रही। आम चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैंने आपको याद होगा आपके चैनल पर कहा था कि यदि कमलनाथ जी के बेटे चुनाव जीतते हैं तो 50,000, 25,000, 35,000 इसी आसपास वोटों से जीतेंगे, और यदि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में जीतेगी। तो वो परिस्थितियां आज हमारे सामने है। ठीक है, 10-5,000 कम वोट हो गए होंगे कुछ कारणवश, तो लेकिन संयम और राजनीति के लिए भविष्य का वो निर्धारण, ये दोनों होना चाहिए। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है ब्रजेश जी की कमलनाथ जी उम्रदराज हैं, वो अगला चुनाव जो है कहां से लड़ना चाहेंगे, कैसे लड़ना चाहेंगे, वो उनको तय करना है। उनके बिना या उनकी के सहयोग के बिना उनके पुत्र जो है वो चुनाव जीत पाएंगे छिंदवाड़ा में, वो संभव नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ जी के व्यक्तिगत प्रभाव का क्षेत्र है। इसलिए उनके बेटे का वहां से चुनाव जीतना वो जरा थोड़ा कठिन कार्य है। और यदि मान लो कमलनाथ जी सक्रियता नहीं दिखा पाए उम्र के कारण या जिस भी परिस्थितिवश 5 साल बाद, तो ये सीट जीतना फिर कठिन हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी विदाई हो गई, और बेटे ने यह कहा कि मैं बिस्तर बोरिया बांध के नहीं जाऊंगा। अब नहीं जाऊंगा का मतलब ही जाऊंगा होता है। तो ये सारी चीजें इस समय है। एक हार का बड़ा कारण, आपने मुझे लंबा अवसर दे दिया, एक हार का बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप का समर्थन मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए प्रादेशिक लीडरशिप का, वो सहयोग कमलनाथ जी को नहीं मिला। तो आपको लगता है कि कमलनाथ जी को सहयोग की जरूरत थी? हाँ, जब ये लगता है कि पूरी भाजपा एकजुट होकर के काम कर रही है, उस समय पूरी कांग्रेस को भी एकजुट होकर के काम करना चाहिए था। मैंने पहले कहा कि कमलनाथ जी वहां के जबरदस्त नेता हैं, उनके सामने ठहरने की ताकत किसी की नहीं है। इसके बावजूद भी जब ये लग रहा होता है, क्योंकि मैं एक वाक्य जरूर आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा ना कि वोट जिहाद हो रही है, तो देश का मीडिया इसके कान खड़े हो गए कि वोट जिहाद क्यों बोल दिया। मैंने आपको ही कहा था कि ये मुस्लिम समुदाय इकट्ठा हो गया है, और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय जो है वो एकजुट होकर के उन्होंने वोट दिया, परिणाम बदल दिए। आज यही स्थिति जब थी, जब छिंदवाड़ा में ये संदेश आ गया कि कमलनाथ जी बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो पार्टी के बड़े नेताओं को छिंदवाड़ा बचाने के लिए सक्रिय हो जाना चाहिए था, चाहे वो जीतू पटवारी जी हों, चाहे उमंग सिंगार जी हों, चाहे बाकी और कोई लोग हों। आज चाहे अजय सिंह राहुल भैया कितना ही बोल ले, वो भी यदि छिंदवाड़ा चले जाते तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वातावरण बनाने में सुविधा हो जाए। तो अशोक जी, इसके लिए खुद क्या कमलनाथ जिम्मेदार हैं? जिस तरह से वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर जिस तरह का एक भ्रम पैदा हुआ और उन्होंने सफाई बड़ी देरी में दी, इसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार हैं। जनता पर
दोष देना उतना उचित नहीं है और भाषा का संयम होना चाहिए भाषा में। तो ये जो शर्मा जी कह रहे हैं, क्या आप भी इससे सहमत हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे लगता है कि वहाँ की जो छिंदवाड़ा की जनता थी वो बहकी नहीं बल्कि वो संभल गई। अब मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार बनेगी इसकी संभावना प्रबल दिखाई दे रही थी। और देखिए आप पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जहाँ कहीं ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूत भी है, जैसे आपके राजगढ़ था, ये माना जा रहा था कि वहाँ पर दिग्विजय सिंह मजबूत रहेंगे, लेकिन उनको भी हाथ का सामना करना पड़ा। तो कई सीटें ऐसी थी, कमलनाथ की भी सीट ऐसी थी जहाँ ये संभावना दिख रही थी जहाँ इनको हो सकता है कांग्रेस को कुछ फायदा हो जाए, इसलिए मुरैना था। तो कमलनाथ जी जो है वो जो कांग्रेस का पतन हुआ या जो कमलनाथ परिवार का पतन हुआ, परिवार इसलिए कह रहा हूँ कि कमलनाथ तो लोग तो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन शर्मा जी तो कह रहे हैं उन्हीं के पैटर्न से उन्हीं को निपटा दिया, जो तरीका अपनाते थे उसी तरीके से मात खा गए। इस बार बीजेपी ने उन्हीं का तरीका अपना लिया। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह का तरीका अपनाया और जिस तरह से एक घिसाव की स्थिति मध्य प्रदेश में दिख रही थी, बड़े नेता जो है बड़ी तेजी से पाला बदल रहे थे और मध्य प्रदेश की जनता भी ये समझ रही थी कि मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल कांग्रेस के पास में कुछ ऐसा नहीं है जो जनहित का कार्य कर सके और कोई संघर्ष भी नहीं कर रहे हैं कमलनाथ। ऐसा नहीं कि जनहित के मुद्दों को लेकर उनका कोई संघर्ष देखने को मिला हो। ठीक है, थोड़े समय के लिए वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में तो वो सब कुछ 2023 जो चुनाव था वो भी कमलनाथ के चेहरे पर लड़ा गया था, उनकी नीतियों पर लड़ा गया, उनकी एक रणनीति थी और वो भी पूरी तरह से विफल रही। तो गनीमत ये है कि कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा की जनता को ये कहा है वो भाग गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि मध्य प्रदेश की जनता भाग गई और 170 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई। बहरहाल जो है बढ़ती उम्र में कई चीजें घटती हैं, सोचने का शक्ति घटती है, शारीरिक सामर्थ्य घटता है, लेकिन चिंता बढ़ती है, जब चिंता बढ़ती है तो आदमी बहकी बहकी बातें करने लगता है और शायद यही वजह है जो कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की जनता बहक गई या उसे बहका दिया गया। लेकिन यदि और भी नेता जो चाहे अजय सिंह हों, चाहे जीतू पटवारी हों या दिग्विजय सिंह हों, बाकी के तमाम बड़े नेता यदि वहाँ उनका सपोर्ट करते तो क्या आपको लगता है कि चुनाव परिणाम बदले हुए होते वहाँ पर? देखिए, अब जिनकी आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो ऐसा तो नहीं था कि वो हाथ पे हाथ करे बैठे थे और जहाँ कहीं वो सपोर्ट कर सकते थे वहाँ कर भी रहे थे। तो नतीजा क्या आया सामने? कोई नतीजा सामने नहीं आया। कांग्रेस में जो है अब कोई जिताऊ चेहरा बचा नहीं है मध्य प्रदेश में। भविष्य में फिर क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, किस तरह के मुद्दे आएंगे, अभी मुद्दे किस तरह से होंगे, क्या परिस्थितियां बनती है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो है बहुत बुरी स्थिति है। ये स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हुआ करती थी। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उसे एक एक सीट से लाले पड़ते थे और अब तो 2-3 चुनाव से हम लोग देख रहे हैं, 14 उसके बाद में देखिए, फिर 19 देखिए और अब 24 का चुनाव देखिए, एक भी सीट कांग्रेस के पास में, लोकसभा की सीट नहीं। तो शर्मा जी, तरह तरह के नए नए एक तरह से कारण बताए जा रहे हैं कांग्रेस में। पहले तो इससे पहले हमने देखा है कि एक सुर में सब कहते थे कि ईवीएम की वजह से चुनाव हार गया। इस बार ईवीएम को थोड़ी उन्होंने बख्श दिया है, लेकिन कोई कह रहा है भ्रम फैला दिया, कोई कह रहा है लाडली बहना है, कोई जीतू पटवारी पर ठीकरा फोड़ रहा है, तो कोई ये भी कह रहा है कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और बड़े नेताओं ने कितनी रैलियां की हैं, ये बता दें, इसकी भी समीक्षा होना चाहिए। ब्रजेश जी, आप और हम बहुत बार इस बात को लेकर के चर्चा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में परिणाम जो भाजपा के अनुकूल आए उसका कारण क्या है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि माइक्रो मैनेजमेंट के मामले में इस समय भाजपा का देश भर में कोई छानी नहीं और मध्य प्रदेश में तो इसलिए भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप 4 मुख्यमंत्री बदले हैं भाजपा ने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़। उस छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जो विजय प्राप्त हुई है वो उसका बड़ा कारण ये है कि ये कुशाभाऊ ठाकरे के द्वारा निर्मित संगठन के दोनों राज्य हैं। उस जमाने में गोविंद सारंग जी वहां जाते थे, वहां के संगठन मंत्री थे, प्यारेलाल जी और नारायण प्रसाद गुप्ता जी मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री थे और कुशाभाऊ ठाकरे जी संयुक्त मध्य प्रदेश को देखते थे। तो आप जरा इस बात की कल्पना करिए कि जहां जहां संगठन अच्छा है वहां भाजपा जीती है, जहां संगठन कमजोर है वहां जो है भाजपा हारी है। हरियाणा में कोई संगठन नहीं है, वहां जो है कांग्रेस से आयातित लोगों को ही आपने सब कुछ बना रखा था, आपका मुख्यमंत्री था, आपने बदल दिया, किस बेस पे बदला मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आप राजस्थान में आप देख लीजिए, राजस्थान का जो शौर्य का मामला था उसको आपने चुनौती दे दी तो मालूम चला कि वहां स्थिति खराब हो गई। उत्तर प्रदेश में आपने जो है टिकटों के मामले में ये कर दिया कि साहब योगी साहब कह रहे थे कि 32 लोग खराब हैं, आप इनको मत चुनाव लड़ा लीजिए, हार जाएंगे। उन्होंने अयोध्या तक का बोला
उनकी बात को नहीं माना गया। उन्होंने कहा कि हमारा सर्वे काम करता है। अब सर्वे तो 2 ही लोगों का चलता था, तो सही। उस सर्वे के कारण जो है और उत्तर प्रदेश में हार गए। तो आप इस बात की कल्पना करिए। इसलिए मध्य प्रदेश का जो माइक्रो मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, आपको स्मरण होगा कि जब बी.डी. शर्मा जी और मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार वार्ता ली थी, तो उन्होंने कितना बताया था कि 1,68,00,000 लोगों को फोन करके बातचीत की गई। बिल्कुल। उन्होंने सदस्यता के नाम पर एक वातावरण निर्मित किया। सदस्य आ रहे जा रहे, उसका बहुत लंबा असर नहीं पड़ता, लेकिन एक सदस्यता हो रही है किसी पार्टी में, जो है न्यू ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष बने हुए हैं, और अध्यक्ष जी का जो मेहनत थी नरोत्तम मिश्रा जी की, उस सारी मेहनत ने एक वातावरण मध्य प्रदेश में बनाया। छिंदवाड़ा भी उस वातावरण के अंतर्गत आया। छिंदवाड़ा के बहुत लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, और जब दीपक सक्सेना जी जैसे दिग्गज नेता जिनने कमलनाथ जी ने जिनसे सीट छुड़वाने के बाद घर में बैठा दिया था, उनके मन में बड़ी टीस थी, इसके कारण छिंदवाड़ा के अंदर बड़ा प्रभाव पड़ा है। जो मेयर खड़े होकर के ये कह रहा है कि मैं तो साहब कमलनाथ जी की कृपा से मेयर बना हूं, उससे आप अपेक्षा कर सकते हो कि वो प्रदेश में हवा बना देगा? बिल्कुल। भाई, जो आदमी कह रहा है मैं कृपा से बना हूं, उसकी जो कृपा पात्र है उसका इंप्रेशन जनता में होता है क्या? कहीं नहीं होता। आप दूसरा आप देखिए कि कमलेश शाह जी जो है वो आदिवासी नेता है, और उस अमरवाड़ा सीट को जो है लगातार उन्होंने जीता, वो छोड़ करके चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन था छिंदवाड़ा के मामले को लेकर के, वो बहुत माइक्रो लेवल पर था। अमित शाह जी उसको खुद देख रहे थे। ये ठीक बात है कि अब अमित शाह जी का वो जलवा नहीं रहेगा, क्योंकि पहली हार जो होती है ना, वो हार बता देती है कि आगे आपका भविष्य क्या होने वाला है। अब अमित शाह जी यदि सेटल कर लेते हैं, समझा देते हैं, या मामले को प्रभावशाली बना देते, मैं प्रभावशाली से मेरा शुद्ध आशय ये है कि यदि अमित शाह जी 272 की संख्या बना लेते हैं कुछ दलों का भाजपा में विलय करा करके, तो मुझे लगता है कि उनका वही जो रुतबा है वो लौट आएगा। तो नहीं तो इसका काफी बड़ा असर पड़ने वाला। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि छिंदवाड़ा एक ऐसा स्थान है जिसके अंदर कांग्रेस की कोई सेंधमारी कर नहीं पाया था। कमलनाथ जी की ऐसी पहरेदारी, चाक चौबंद पहरेदारी थी, लेकिन इस बार भाजपा के बंटी साहू ने पूरे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ मिलकर के जो वातावरण बनाया है, मुझे नहीं लगता कि अब कमलनाथ जी का भविष्य वहां यानी कि छिंदवाड़ा में होगा, क्योंकि वो उम्रदराज हो जाएंगे। बेटे के अंदर राजनीति जो है इतना दमखम है नहीं, तो ये जो क्षेत्र है ये ऐसा हो जाएगा। तो किला तो छिन गया अशोक जी, लेकिन कांग्रेस का रुतबा कब वापस लौटेगा? बीजेपी का रुतबा, अमित शाह का रुतबा तो हो सकता है लौट भी आए, कांग्रेस का मध्य प्रदेश में रुतबा कब लौटेगा? दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं बीजेपी समन्वय के साथ काम कर रही थी, माइक्रो मैनेजमेंट कर रही थी, उनके नेताओं में कहीं गुटबाजी नहीं दिखी, लेकिन कांग्रेस में वो तमाम चीज़ें दिखी। ना संगठन दिखा, ना आप देखो समन्वय दिखा, गुटबाजी जरूर दिखी। तो ऐसे में कांग्रेस मध्य प्रदेश में कैसे वापसी कर पाएगी? बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए, और खासतौर पर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। न उसके पास कोई संगठन है, न उसके पास में चमत्कारिक नेतृत्व है, न वो मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रही है, और एक के बाद एक उसे बड़ी पराजय का सामना करना पड़ रहा है। जो उसके चमकदार चेहरे थे वो भी जो है पार्टी से निकलकर अन्य दलों में चले गए, भाजपा में चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए संभावनाएं तब तक अनुकूल नहीं होंगी, उनके लिए परिस्थितियां तब तक अनुकूल नहीं होगी जब तक कि वो अमूलचूल परिवर्तन नहीं करते। लेकिन आप कैसा परिवर्तन चाहते हैं? आप देखिए उम्रदराज नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ के बारे में तो बताया ही शर्मा जी ने, क्या उनकी आखिरी पारी थी, दिग्विजय सिंह भी हार गए, तो अब तो निजाम बदल ही गया, बहुत कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए, निजाम बदलने भर से या कुछ चेहरे बदल देने भर से जो है पार्टी मजबूत नहीं होगी। पार्टी को अभी जैसे शर्मा जी भी कह रहे थे कि जो एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है कार्यकर्ताओं का, जब तक जमीनी कार्यकर्ता आप तैयार नहीं करेंगे, ये सब हवाई नेता हैं, और इसके भरोसे अगर कांग्रेस को लगता है कि वो कोई बड़ा चमत्कार कर लेगी, तो लगातार आप देखिए जो नतीजे आ रहे हैं, जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ ही आ रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस को जो है अपना जमीनी कार्यकर्ता तैयार करना पड़ेगा। हालांकि अभी संभावना दिख रही है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत हो सकती है, क्योंकि हाल में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 99 सीटें कांग्रेस की आई हैं, उत्तर प्रदेश में सीटें मिली हैं। तो थोड़ा सा कांग्रेस के अंदर अभी एक आपको उत्साह देखने को मिलेगा। उसके बाद में हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ बड़ा परिवर्तन करके एक नए सिरे से कांग्रेस अपनी शुरुआत करे, और उसी तरह से जैसे राहुल गांधी ने बड़ी यात्रा निकाली थी, उस तरह
एक चीज जरूर मैं थोड़ा सा ब्रजेश जी आपको ध्यान दिलाऊं कि ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा में पहली दफे कमलनाथ को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा मुझे याद आता है कल का। लेकिन शर्मा जी ने बताया ना उपचुनाव में ही हुआ है ऐसा, इससे पहले नहीं हुआ। चुनाव में, आम चुनाव में कभी भी जीत जब नहीं। अलकानाथ लड़ी थी चुनाव और तब पटवाजी ने हराया था। नहीं, कमलनाथ को हराया था। हाँ, अलकानाथ जी लोग आम अलकानाथ चुनाव का में इस्तीफा लड़े। देके कमलनाथ लड़े थे, तब उनको हराया था। हाँ, ये तब की बात है जब नरसिंह राव सरकार में खवाला कांड हुआ था और इनका भी नाम आ गया, इनको टिकट नहीं मिली थी, तब इनकी पत्नी अलकानाथ को टिकट देके मैदान में उतारा गया, तो वो तो चुनाव जीत गई थी। वो फिर बंगला बचाने के लिए उनसे इस्तीफा दिला के फिर मैदान में उतरे थे। अब आप ये देखिए कि सत्ता के कितने मतलब सत्ता के लिए कितने बेताब रहते हैं कमलनाथ, और जो उनके हाथ से सत्ता चली गई, हर तरह की सत्ता चली गई, तो स्वाभाविक है वो बहकी बहकी बातें करेंगे। और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के लिए अभी स्थिति जो है बहुत ही मुश्किल दौर है कांग्रेस के लिए, वो खुद को कैसे खड़ा तो शर्मा जी आपको भी लगता है कि मुश्किल दौर है, क्योंकि जो उसका वोट शेयर है वो स्थिर है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर आता है, तो कांग्रेस यहाँ से सरवाइव तो कर सकती है, और सरवाइव करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? ये तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कोई व्यक्ति हमसे सलाह मांगेंगे तो हम उनको सलाह देंगे, और हमें मालूम है कि मध्य प्रदेश का जो टेम्परामेंट है किस प्रकार का। इसके बावजूद भी आपके प्रश्न के उत्तर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार जब हुआ, जब सुंदरलाल पटवाजी ने बस्तर से झाबुआ तक की पद यात्रा निकाली थी, कांग्रेस की लगातार सरकार बनने के पीछे दिग्विजय सिंह जी की पदयात्रा शामिल थी। कांग्रेस को थोड़ी बहुत ताकत मिली थी अरुण यादव जी की पदयात्रा से। अब उसके बाद तो जो है अजय सिंह ने भी निकाली थी उनके साथ साथ यात्रा, मैं खुद गया था उनकी यात्रा में। जी जी, तो शाही लोग हो गए कांग्रेस में। क्या हुआ, दो बातें महसूस करने वाली है कांग्रेस में कि युवा लीडरशिप और प्रौढ़ लीडरशिप में जो है प्रतिद्वंदता है, समन्वय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की समन्वय रहता है, आप लड़ भी लेंगे तब फिर आपको बैठा दिया जाएगा आमने सामने, लड़ लियो अपनी जगह भैया आप काम करो। दूसरा क्या है कि आप लीडरशिप की तरफ नजर मारी, लीडरशिप बहुत कमजोर है, परिपक्व लीडरशिप जिसको हम कहते हैं। उसका उदाहरण देते समय यदि मैं आपके सामने तर्क रखूं तो वो ये है कि राहुल गांधी जी जैसे दिग्गज नेता जो कांग्रेस के पूरे खेवनहार कर्णधार हैं, वो जेपीसी की मांग करते हैं। अब आप बताइए उस मामले में, शेयर मार्केट वाले मामले में, कि जेपीसी का गठन किया जाए। ब्रजेश जी विचार करिए कि जेपीसी गठन का मतलब क्या होता है। जेपीसी का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति। नहीं, वो नहीं। जब पुराना सदन भंग हो गया, नया सदन अस्तित्व में नहीं है, जब तक सांसद सदस्य शपथ नहीं लेंगे तक सदन अस्तित्व में नहीं आएगा, नया अध्यक्ष चुना जाएगा। अभी जो अध्यक्ष हैं वो चूंकि संसद ही नहीं है, कोई सदन ही नहीं है, तो जेपीसी का गठन कहां से कर देंगे। जेपीसी का गठन सदैव पार्लियामेंट में किया जाता है। तो जहां राजनीतिक अपरिपक्वता इतनी ज्यादा हो लीडरशिप में, तो उसके बारे में भगवान ही बता सकता है उसको। मैं एक बात आपके सामने जो उंगली उठाई थी वो केवल ये कहना चाहता था कि कांग्रेस की सीटों में बड़ा अंतर नहीं आया है। 99 सीटें जीती हैं, 99 ही मानी जाएंगी, लेकिन जो बढ़ोतरी हुई है वो कहां से हुई है? गठबंधन के कारण कांग्रेस ने बेनिफिट उठाया है। महाराष्ट्र में गठबंधन पे तीसरे नंबर विधानसभा में थी, विधायकों में थी, अब संसद में पहले नंबर पर आ गई। आज इनको भी मालूम है, शरद पवार जी को भी और उद्धव जी को भी, कि उनके कंधे पर सवार होकर कांग्रेस 13 पर पहुंच गई। हरियाणा में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया और लाभ उठा गए पंजाब में कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में मुलाकात हुई और 1 और 2 सीट के लिए रोना रहता था, 6 सीटें 7 सीटें जीत गए। बिल्कुल। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है ये केवल गठबंधन के कारण हुई। आप बिहार के गठबंधन को देख लीजिए, जो उनका लालू यादव जी का जो बेटा है तेजस्वी, जो बड़ भोला है, 4 ही सीट ले पाया वो। तो ये जो राजनीति है ना, इस राजनीति में कांग्रेस ने जो 99 लेके आए हैं वो अपने पुरुषार्थ से नहीं लेकर के आए हैं, सहयोगियों के समर्थन से लेकर के आए हैं। अब आपको दूसरा एक आंकड़ा बताऊं, आप उस आंकड़े को देख करके चौंकेंगे। मैंने कल निकाला कि भारतीय जनता पार्टी को 23,59,73,935 वोट मिले हैं, जो 36.56% है, और 240 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 21.19% वोट मिले हैं, जो 13,67,59,064 है टोटल मिला करके। यानी कि बीजेपी कांग्रेस से
9,92,14,871 वोटों से आगे रही है और 141 सीटों से आगे रही है और 15.39% वोटों से आगे रही है। बिल्कुल। और आज एक रहस्य की बात ब्रजेश जी आपको और बता दूं कि यदि इसमें समाजवादी पार्टी, इसमें तृणमूल कांग्रेस, इसमें डीएमके, इसमें आम आदमी पार्टी, इन सबको मिला लिया जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी 2,25,00,000 वोट आगे से ज्यादा प्राप्त किए उसने। लेकिन वो जश्न ऐसे मना रहे हैं जैसे कि जीत ही गए। नैरेटिव ऐसे सेट नैरेटिव ऐसा सेट कर रहे हैं ताकि जोश भर सकें अपने कार्यकर्ताओं में। लेकिन माफी चाहता हूं शर्मा जी, चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय की बाध्यता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के लिए बहुत सारी संभावना है, लेकिन उसे संगठन करना होगा, बड़े नेताओं से नए नेताओं को समन्वय बनाना होगा, आगे बढ़ना होगा, तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश में वो सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बड़े और उनके कनिष्ठ नेताओं में जिस तरह से झगड़े चल रहे हैं, जिस तरह से गुटबाजी सामने आ रही है, क्या ये थम जाएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस पर विचार करना होगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।